नमस्कार। एक फेमस व्यंगकार हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनका एक फेवरेट कोट है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पहले दो के पेट भरे हुए थे। नमस्कार, हमारा नाम है सव्य और हम आपको बताने जा रहे हैं आइडियोलॉजी के बारे में। क्या होती है आइडियोलॉजी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आइडियोलॉजी जो होती है वो आपके पूरे व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके पैसे, आपके हर चीज को इफेक्ट करती है। क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां पर वो कंट्री भी एक तरह से सेफ ली हुई होती है किसी आइडियोलॉजी के आधार पर। और जहां आप रहते हैं वहां के लोगों की भी कुछ विचारधाराएं होती हैं, जो विचारधाराएं आपको और आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। जो ये विचारधारा होती है वो एक समाज का भी निर्माण करती है और एक देश का भी निर्माण करती है। तो हम आइडियोलॉजी के थोड़े थोड़े चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि आइडियोलॉजी कैसे आपके एग्जाम के लिए और आपके पर्सनल विकास के लिए कैसे हेल्प करती है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडियोलॉजी के बारे में एंटोनियो डी ट्रेसी का कहना है कि आइडियोलॉजी जो होती है वो साइंस ऑफ आइडियाज है। यानी आइडियाज की जो साइंस होती है उसे हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। लोजम ऑफ थॉट्स या वर्ल्ड व्यू जो होता है उसके अनुसार कार्ल मार्क्स ने कहा था कि फॉल्स कॉन्शियसनेस या रूलिंग क्लास टूल की बात की थी। वैसे एंटोनियो ग्राम्स्की ने हेगमोनी की बात की थी। यानी अगर दो देश हैं तो उनमें किसकी हेगमोनी ज्यादा होगी, उसके आधार पर प्रभुत्व की बात की थी उन्होंने। उसके बाद है मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो होता है वो टूल्स टू मोबिलाइज वोटर्स होता है। यानी आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि आप कैसे वोटर्स को मोबिलाइज कर सकते हो कि आपकी पार्टिकुलर विचारधारा के आधार पर, आपकी आइडियोलॉजी के आधार पर आपके वोटर्स वोट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी का जो अब प्रेजेंट टाइम में राइट या लेफ्ट की जो बात होती है वो स्टार्ट कहां से हुई। देखिए, 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि नेशनल असेंबली में सिटिंग होती है। तो जो लोग लेफ्ट सीट पे बैठे थे वो एंटी मोनार्क थे, मतलब वो मोनार्की को हटाना चाहते थे और डिमांड कर रहे थे चेंज का और इक्वलिटी का, मतलब सबको इक्वल हक होना चाहिए, इसकी बात कर रहे थे। फिर आते हैं जो राइट में बैठे हुए थे। जो राइट में बैठे हुए थे वो प्रो मोनार्की थे, डिफरेंट स्टेट्स को और ट्रेडिशन को मेंटेन करना चाहते थे। यानी जो स्टेटस को था उसको ही मेंटेन करना चाहते थे वो लोग। तो लेफ्ट का मतलब हुआ एंटी मोनार्क, डिमांड चेंज और इक्वलिटी की बात करते थे, और राइट का मतलब हुआ मोनार्क के साथ और ट्रेडिशन के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि आइडियोलॉजी में जो एक सेंटर होता है, एक लेफ्ट होता है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक एक्सट्रीम राइट होता है। देखिए, ये इंडिया के बारे में या किसी और कंट्री में वहां के डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट के आधार पर अलग होता है, सिविलाइजेशन और इन सब के आधार पर अलग होता है। लेकिन फिर भी एक मानकता है कि हाँ, इसको लेफ्ट बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम सेंटर लेफ्ट की बात करें या सेंटर की बात करें या एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं कि क्या होता है। जो सेंटर है उसमें लिबरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बैलेंस और मिक्स्ड की बात होती है। लेफ्ट में बात होती है सोशलिज्म की, वेलफेयर की, रिफॉर्म की और इक्वालिटी की। और इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में जब जाते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो कम्युनिज्म की बात आती है, रेडिकल रिवॉल्यूशन की बात करती है, क्लासलेस की बात आती है, मॉ की बात करती है, मार्क्स की बात करती है। उसी प्रकार राइट में कंजर्वेटिज्म, ट्रेडिशन और फ्री मार्केट की बात की जाती है। और फिर एक्सट्रीम राइट में फैसिज्म आ जाता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म आ जाता है। मतलब बात यह होती है कि जो आइडियोलॉजीज हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि आप कौन सा फैसला लेंगे। यानी वैसे बेस्ट जो माना जाता है वो होता है सेंटर फॉर द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में क्योंकि कहीं भी अगर आप लेफ्ट या राइट जाते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी चेंज होती हैं। जैसे कि सोशलिज्म हो गया तो आपकी आइडियोलॉजी फिक्स होगी कि आप किस इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करेंगे। अगर आप कम्युनिज्म फॉलो करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद होगी राइट होगा तो कंजर्वेटिज्म होगी, तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी यहां भी इफेक्ट होगी। तो आप अगर कोई आइडियोलॉजी चुनते हैं तो आप उसके अनुसार इकोनॉमिक पॉलिसी में भी चेंजेस करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी चेंज करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी आप चेंज करते हैं। फिर आता है सोशलिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये लोग क्या करते हैं, कैपिटलिज्म का ये क्रिटिक होते हैं। यानी ये कैपिटलिज्म को नहीं मानते हैं या क्रिटिक होते हैं, ये एक्टिव स्टेट रोल की बात करते हैं। देखिए, यहां पर दो तीन चीजें समझने की बात है कि जब भी सोशलिज्म की बात होगी तो ये स्टेट को पावर देंगे। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास सारी चीजें होनी चाहिए, और जब गवर्नमेंट के पास सारी चीजें होंगी
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब चीजें अपने पास रखेगी और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और उसके बाद वेलफेयर स्टेट पे काम करेगी, वेलफेयर स्टेट की मांग करेगी। यानी सिर्फ ये बात नहीं करेगी कि कौन डिजर्व करता है, बल्कि जैसे एक परिवार में है, परिवार में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है, फिर उसके बावजूद जो कमा नहीं पा रहा है या अनएम्प्लॉयड है, लेकिन घर में खाना आने के बाद सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी प्रकार सोशलिज्म का एक व्यू है, वो कहता है कि वेलफेयर स्टेट सबके लिए होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जो फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए, यानी हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए और एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए। चूंकि हमारा देश एक तरह सोशलिज्म को फॉलो करता है, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी है, तो इस प्रकार अगर हम सोशलिज्म, तो हम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हम करते हैं, एक प्रोग्रेसिव टैक्स की भी बात करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कि उसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हम लागू करते हैं। वेलफेयर स्टेट में कई जगह फ्री हेल्थ केयर, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एजुकेशन की बात की जाती है। तो एक सोशलिस्ट कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कैपिटलिज्म। इनकी जो कोर वैल्यू है वो ट्रेडिशन को फॉलो करना, यानी जो ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा है उसको फॉलो करना है, जो रिलीजन चला आ रहा है उसको फॉलो करना है, और हायरार्की को फॉलो करना है। नेचुरल इनइक्वालिटी यानी मेरिट की बात करता है, ये बिल्कुल नहीं बात करता है कि अगर मान लीजिए जो एक कैपिटलिज्म स्टेट है उसमें बात की जाएगी कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, यानी मेरिट हो गया, यानी जिसने जितनी मेहनत की या जो जितना टैलेंटेड है उसको उतनी चीजें दी जाएंगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी की भी बात की जाती है, यानी मार्केट फ्री होगा, मार्केट खुद डिसाइड करता है कि क्या क्या दाम बढ़ेंगे क्या घटेंगे, यानी फ्री मार्केट की बात भी की जाती है, इसमें फ्री मार्केट की बात की जाती है। इसमें नेशनलिज्म एंड ऑर्डर की बात की जाती है और स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड पुलिस की बात की जाती है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है। इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। जब आप मेरिट्स को प्रेफर करते हैं, फ्री मार्केट्स को प्रेफर, तो इनोवेशंस होते हैं। जब इनोवेशंस होंगे या साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा तो कंट्री भी ग्रो करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोशलिज्म की कोर वैल्यूज हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर स्टेट, उसको फॉलो ना करें, ठीक है। डीरेगुलेशंस होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रेफर किया जाता है। कई जगह प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा हमारे कंट्री में भी है कि प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट। एक्चुअली सोशलिज्म में दोनों होता है। अगर आप डिफरेंस समझना चाहें तो हम बात करें, थोड़ा डिफरेंस को समझते हैं एक तरह से, कि अगर हम बात करें, देखो दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस समझने वाला है कि कई बार जो इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म में हो गया, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो फ्री मार्केट की होती है, फ्री मार्केट होता है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, यानी गवर्नमेंट जो रन करती है, जो गवर्नमेंट रन करती है वो एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है। कैपिटलिस्ट एक तरह से बोले तो मोनार्क फ्री, मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं, कई जगह डेमोक्रेसी भी है, जैसे कि यूएसए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशलिज्म की, इसकी भी जो, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है उसमें वेलफेयर स्टेट फॉलो किया जाता है। ये जो मैंने बताया वो सिर्फ आपको याद करने के लिए है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ आपको ट्रिक याद करने के लिए है कि आपको समझ में आए कि हमेशा अगर आइडियोलॉजी को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमेशा उसके इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर करें, ठीक है। अगर हम कम्युनिज्म की यही बात करना चाहें, अगर हम कम्युनिज्म की बात करना चाहें, जैसे कि एग्जाम्पल है चाइना, तो यहां जो गवर्नमेंट जो रूल करती है वो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो सोशलिज्म को फॉलो करती है, सोशलिज्म को फॉलो करती है। लेकिन जैसे एग्जांपल चाइना है, चाइना में फ्री मार्केट भी है, कई जगह कई लोग प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं, तो काफी हद तक जो उसकी पॉलिसी है वो एक तरह से बोला जाए तो सोशलिज्म है, टोटली कम्युनिज्म पॉलिसी नहीं है उसकी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज गवर्नमेंट ओन करती है, यानी गवर्नमेंट तो पावरफुल है, यानी वो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में सारी चीजें हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक तरह से चाइना है। अब बात करते हैं कि जो कोर वैल्यू है वो प्रैग्मेटिज्म है, जैसे कि जो इंडिया का है कि ये किसी भी एक्सट्रीम्स को नहीं फॉलो करता है। जो बुद्धा की एक कोट है ना कि मध्यम मार्ग जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है,
तो उसी प्रकार बात करें तो द मिडिल वे, ये एक बुद्धा का मार्ग है। बुद्धा का मार्ग है, वो क्या कहता है कि जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी फ्री मार्केट भी होगा और स्टेट ओन्ड भी होगा, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी भी होगी, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी भी होगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी। ग्रेजुअल रिफॉर्म होता है, यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात नहीं की जाती जैसे कम्युनिज्म में की जाती है कि टोटल रेवोल्यूशन की बात की जाती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इवोल्यूशन की बात करी जाती है, विकास की बात की जाती है, ठीक है। फिर आता है सोशल लिबरलिज्म, यानी इंडिविजुअल के राइट्स प्लस वेलफेयर नेट दोनों मायने रखते हैं। यानी अगर बोले तो कोई अमीर आदमी है, वो विकास कर रहा है, उसके भी इंडिविजुअल राइट्स की भी बात की जाएगी, यानी पूरे कम्युनिटी राइट्स के साथ साथ एक व्यक्ति के राइट्स की भी बात की जाएगी, यानी इंडिविजुअल राइट्स की बात होगी, साथ में वेलफेयर नेट की भी बात की जाएगी, वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात की जाएगी। यानी हर चीज किसी भी एक्सट्रीम्स को हटाकर मिडिल पाथ की बात की जाती है, तो वो है प्रैग्मेटिज्म। इसका एग्जाम्पल है इंडिया है इसका एग्जाम्पल है इसका इंडिया। अब आते हैं, देखिए एक हम आपको समझने के लिए एक तरह से बॉक्स बना रहे हैं कि ठीक है, तो ये ऑथोरिटेरियन और स्टेट कंट्रोल है और नीचे है लिबर्टेरियन और पर्सनल फ्रीडम जो है, ठीक है। इसको हमने एक स्केल पर बनाया है और इकोनॉमी को हमने यहाँ पे रखा है कि इकोनॉमिक लेफ्ट है और इकोनॉमिक राइट है। तो अब इसके आधार पर हम बना रहे हैं, यानी ये एक गवर्नमेंट की बात की जा रही है और ये इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है जो उस देश में चलती है, और इसके आधार पर हम एक मिक्स तरीके से आइडियोलॉजी का ग्राफ बना रहे हैं या आइडियोलॉजी की चीज़ें को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो होगी वो राइट होगी पर पर्सनल फ्रीडम की मायने रखी, तो वो लिबर्टेरियन कैपिटलिज्म होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जो लिबर्टेरियन कैपिटलिज्म है, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो होता है यूएसए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लिबर्टेरियन है, पर्सनल फ्रीडम दोनों है, और इकोनॉमिक पॉलिसी लेफ्ट है, यानी एक तरह से बोले तो सोशलिस्ट पॉलिसी है। अगर सोशलिस्ट पॉलिटी है तो इसमें दोनों हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इसका एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है, उसका एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है। उसके बाद है कि फैसिज्म और ऑटोक्रेसी, यानी इसकी बात की जा रही है कि इकोनॉमिक जो मार्केट है यानी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इधर की तरफ है और अथॉरिटेरियन स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। तो जो अथॉरिटेरियन स्टेट कंट्रोल है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि सऊदी अरेबिया कह सकते हो आप, यानी ऐसा जहाँ पर जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो राइट्स की है, यानी फ्री मार्केट्स की बात की जा सकती है, तो ऐसे बात की जा सकती है। उसके बाद आता है स्टेट और सोशलिज्म की बात की जाती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है चाइना इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। फिर बात करते हैं, देखिए इंडिया में जो बेसिक स्केल है वो फेल हो जाती है, तो इंडिया में ये स्केल काम नहीं करती। मैंने पहले बताया कि इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी होता है, कास्ट, पोस्ट कॉलोनियल जो स्टेट प्रायोरिटीज हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। दूसरा है क्लास पॉलिटिक्स की बात करती है, पॉवर्टी, लेबर। तो एक वेलफेयर पॉपुलिज्म अक्रॉस ऑल पार्टीज है कि चाहे कोई भी चाहे वो बीजेपी आ जाए या फिर कांग्रेस आ जाए, दोनों ही केस में दोनों वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती हैं, सब में होड़ लगी रहती है कि फ्री, या चाहे आम आदमी पार्टी भी हो, कोई भी पार्टी, तो फ्री देने के लिए लालायित रहती है। तो चाहे यहाँ पर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी एक के आधार पर उसको लेफ्ट रख दो या राइट रख दो, पॉसिबल नहीं है कि आप राइट या लेफ्ट में किसी को रख सको। यानी सभी बात करते हैं कि हमें वोट कौन दे सकता है, तो ये बात हमने आगे की थी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में इसकी कीमत कम है कि किस आइडियोलॉजी से, और इसकी कीमत ज़्यादा है कि वोट्स किससे आ सकते हैं, ठीक है। तो वन लाइन में हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो अलग है। न्यू सोशल मूवमेंट किसकी तरफ है, इन्वायरमेंट बात कर रहे हैं, जेंडर है, कोई बात कर रहा है कि LGBTQ से है, टेक में क्या मूवमेंट है, AI मूवमेंट आ गया, डिफरेंट सोशल मूवमेंट चल रहे हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म में एंड ऑफ ग्रेन नैरेटिव खत्म हो गया, चाहे निश्चय हो चाहे ऑक्सेट को हो, ये सारे के सारे समाप्त हो चुके, इतना ज़्यादा बात नहीं होती है। ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है जिसमें होता है कि ब्लरिंग ऑफ इकोनॉमिक बॉर्डर्स, कि यानी जैसे कि कोई चीज़, ये चाइना हो गया, ये US हो गया, ये इंडिया हो गया, तो कोई चीज यहां बन रही है, कोई चीज यहां बन रही है, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है। तो एक तरह से ये मिक्स हो गया, बॉर्डर मिक्सिंग हो गई, यानी कोई एक बाउंड्री नहीं रह गई, यानी इकोनॉमिक बाउंड्रीज जो हो चुकी हैं वो समाप्त हो चुकी है, ब्लर हो चुकी हैं, कम हो गई हैं, यानी ब्लर हो गई हैं, ठीक है, ब्लर हो गई हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक बाउंड्रीज जो हो सकती हैं वो ब्लर हो गई हैं इस केस में। अब आता है कार्ल मनहीम की जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज थी, उन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी की मतलब जो एक थ्योरी है, थ्योरी उसको दो स्पेक्ट्रम में बांटा जा सकता है। एक आता है डोमिनेंट क्लास का, जिसमें लिबरलिज्म की बात की जाती है, और एक यूटोपियन थ्योरी है जिसमें बात किया जाता है कि जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो एक थ्योरी की तरफ जा सकता है, मार्क्सिज्म की तरफ, जहां टोटल रेवोल्यूशन की बात की जाती है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि आइडियोलॉजी का मतलब है कि एक कंपास टू नेविगेट पॉलिटिकल रियलिटी, यानी उस दौरान जो पॉलिटिक्स चल रही है,
अब वो कैसे भी हो कि ये इस आधार पे आते हैं, ये इस आधार पे आते हैं, ये रीजन के आधार पे आते हैं, कास्ट के आधार पे आते हैं, लेकिन एक अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो एक कंपस है कि आप वहां तक जा सकते हो कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी इन आइडियोलॉजी के आधार पर ये चीजें तो कम से कम कर रही है। तो एक तरह से एक कंपस है, यानी आइडियोलॉजी एक तरह से कंपस है मेन पॉलिटिकल रियलिटी को जानने का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, यानी पहली छत की सीढ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। डिड द गवर्नमेंट डू समथिंग? अगर यस करते हो इज इट कम्युनिज्म? तो ये क्या कम्युनिज्म है? अगर नहीं करते हो डिड ए कॉर्पोरेशन डू समथिंग? अगर कहते हो यस इज इट फैसिज्म? तो क्या ये फैसिज्म है? अगर कॉर्पोरेशन नहीं कर रही है तो आई एम पॉलिटिकली सेंटर, आई एम जस्ट कंफ्यूज। आप इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि आप इधर से होके इधर आ रहे हो यस, तो आप लिखिएगा कि आप क्या कम्युनिस्ट हैं। अगर आपको लगता है नो, तो आपके बाद फिर दो यस और नो आएंगे और आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम उन कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, ये आप जानते हैं कैप्टन अमेरिका हैं और अभी अभी इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी स्टेबल कर दी है। अब ईरान में डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं। तो ये ट्रम्प साहब हैं, तो फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, जस्टिस एंड द अमेरिकन वे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आइडियोलॉजी का असर क्या होता है और कैसे वर्क कर सकता है। आप हमारे लेक्चर देखिए और हमें बताइए हम में क्या कमी है, हम अगले में सुधार करेंगे। थैंक यू।